जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ में है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ में है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से है, मतलब मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। तो चलिए फिर आज की क्लास को इसी जोश और उमंग के साथ में स्टार्ट करते हैं। भूगोल की क्लास से आज जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, हम क्लास 10 की भूगोल के बारे में बात कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात की थी कि हम संसाधन और विकास के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने बात की थी कि संसाधन होता क्या है, संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। फिर हमने बात की थी जो एक शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बारे में बात की थी। फिर उसके बाद जो एक एजेंडा आया था, एजेंडा 21, उसके बारे में बात की थी। तो हमने संसाधनों की पूरी बात ये जान ली थी कि संसाधन होता क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके लिए क्या क्या संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ उसके बारे में हमने जाना। उसके तहत जो एजेंडा 21 आया उसके बारे में हमने जाना। आज की क्लास में हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में। इसके साथ में इसके जो चैप्टर है इसको भी क्लोज कर लेंगे, इसको खत्म कर लेंगे। आज के हमारे जो दो टॉपिक है उनका नाम है, पहला टॉपिक है वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ दोनों, फिर इसके बारे में आज हम देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए उनके बारे में, संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए प्रयास उनके बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक तो आज हमारा यही है। दूसरा हम जानेंगे मृदा के बारे में। ये आज के हमारे दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के लिए जो उपाय किए गए हैं, जो प्रयास किए गए हैं, ताकि संसाधनों का वियोजन सही हो सके, संसाधनों की जो पहुंच हो हर आदमी तक हो सके, इसके लिए जो उनके संरक्षण के लिए जो प्रयास किया गया है, तो उसके बारे में जानेंगे। दूसरा आज हम जानेंगे मृदा के बारे में। देखो अलग अलग जो एरिया होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। कई लाल मृदा होती है, कई पीली मृदा होती है, कई काली मृदा होती है, कई लैटेराइट मृदा होती है, कई जलोढ़ मृदा होती है। ये मृदा के अलग अलग प्रकार होते हैं। ये सब किस पे डिपेंड करता है? मृदा के प्रकार, बाकी जलवायु परिस्थितियों के कारण। और सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है पीवीटी का। आप एक शॉर्ट फॉर्म को याद कर सकते हैं, पीवीटी। पी का मतलब प्रेशर, बी का मतलब वॉल्यूम, टी का मतलब टेम्परेचर। ये तीन फैक्टर होते हैं जो बाकी जलवायु को या बाकी जो मौसमी परिस्थितियां उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसको आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, पीवीटी। पी का मतलब प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाब, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं आयतन या घनत्व, टेम्परेचर मतलब तापमान। ये तीन ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी भी क्षेत्र की वाकई जो जलवायु परिस्थितियां होती है, वाकई जो मौसमी स्थितियां होती है, उनको निर्धारण करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं तीनों। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखना कि क्या होता है। ठीक है, आज हम दो टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संसाधनों के संरक्षण के लिए जो उपाय किए उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। तो इसके तर्क में हमने सबसे पहले एक टॉपिक के बारे में तो कल बात कर ली थी। एक सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन। या आप संसाधनों के बारे में जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं उनमें लिख सकते हैं कि संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या आता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो ब्राजील में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो भी एक देशों की मीटिंग हुई थी, बहुत से देश थे इसमें, उन देशों की आपस में मीटिंग हुई थी। और इसमें क्या बात हुई थी? सतत विकास की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? सतत विकास की। और इस सतत विकास की बात के लिए या जो इस सम्मेलन में एक आया था एजेंडा 21, मतलब एक मसौदा पत्र कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा लेटर था जिसको बोलते हैं एजेंडा 21। जिनमें कुछ बातें लिखी हुई थी कि भाई हमें संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार करना है, किस प्रकार उनका बचाव करना है, किस प्रकार हमें उसको उपयोग करना है ताकि सतत विकास हो सके, सतत पोषणीय विकास हो सके, उसको किस प्रकार हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले बात यही आती है कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें किसकी बात हो गई थी? सतत विकास की बात की गई थी। और जो एजेंडा 21 आया था उसमें सतत विकास की बात हुई थी। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है। फिर सतत विकास क्या होता है, सतत विकास की क्या रूपरेखा होती है, वो मैंने आपको कल बताया था। सतत विकास मतलब एक ऐसा विकास जो हमेशा होता रहे, ऐसा विकास जो हमेशा जाता रहे, जो मतलब कभी रुकेगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का विकास हो गया फिर उसके आने वाली पीढ़ी का विकास रुक गया, ऐसा नहीं। ऐसा विकास जो मतलब कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू होता है, भले ग्राफ पॉजिटिव में हो तो सही है, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, वो होता है विकास। आपने दो टर्म से सुनी होगी, एक होता है विकास, एक होती है वृद्धि।
विकास और वृद्धि, दोनों में फर्क क्या होता है? विकास वृद्धि दोनों में फर्क क्या होता है? जो विकास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मतलब पहले मतलब बढ़िया स्तर था फिर उसके बाद वापस तो स्तर आ गया, इसको नहीं कह सकते। अब वृद्धि तो हम कह सकते हैं, वृद्धि तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कोई व्यक्ति पहले बहुत इंटेलिजेंट था, अब एकदम मूर्ख हो गया, ढोर हो गया एकदम, उसमें क्या हुआ? वृद्धि हुई ना, वृद्धि तो हुई। पहले इंटेलिजेंट था फिर क्या हो गया? ढोर हो गया एकदम, क्या हो गया? फिर हम देखिए विकास, विकास में क्या है? पहले व्यक्ति इंटेलिजेंट था और इंटेलिजेंट हो गया, वो हो गया उसका विकास, उसका डेवलपमेंट। तो विकास और वृद्धि में एक फर्क होता है, इसको आप एक बार देखना है। तो इसमें किसकी बात हो गई थी? सतत विकास की बात की गई थी कि सतत विकास को हम किस प्रकार अपना सकते हैं, जो कंटिन्यू विकास होता है उसको हम किस प्रकार एक लय में ला सकते हैं ताकि विकास का जो स्तर है वो कभी रुके ना। फर्स्ट बात ये हुई थी। सेकंड इसमें आता है, एक बना था क्लब ऑफ रोम। रोम इटली की जो राजधानी है, क्लब ऑफ रोम। रोम ने एक क्लब बना था, एक यूनियन बना था संसाधनों के संरक्षण के लिए। एक मतलब पूरा ग्रुपिंग हुआ था, उनका एक पूरा संगठन बना था। किसलिए बना था? संरक्षण के लिए। किसका? संसाधनों का। ये क्या करते थे? लोगों में जागरूकता फैलाते थे, या इस प्रकार की बातें बताते थे जिससे संसाधनों का क्या हो सके, नियोजन हो सके, उनकी सही से व्यवस्था हो सकते, उनका बचाव हो सकते, उन्हें पुनः उपयोग हो सकते, उनका पुनः चक्रित कर किया जा सकता है उन्हें। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था आती थी वो क्लब ऑफ रोम में की गई थी। एक प्रकार का यूनियन था जो संसाधनों के संरक्षण के लिए काम कर रहा था और लोगों में क्या कर रहा था? जागरूकता फैला रहा था। ये बना क्लब ऑफ रोम। तीसरे स्तर पर एक आती है, अभी बुक आती है जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये बुक है जिसको लिखा था शुमाकर के द्वारा। शुमाकर के द्वारा इसको लिखा गया था। ये बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस बुक में अभी संसाधनों के बारे में बात की गई है, संसाधनों की इंपोर्टेंस के बारे में बात की गई है। संसाधन एक व्यक्ति के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं उसके लिए बात की गई है। संसाधन किसी देश के विकास के स्तर को आगे ले जाने के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। संसाधन किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। संसाधन जो गरीब से अमीर का जो अंतर है उसको खत्म करने के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो कुल मिलाकर इस जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक है, इसमें संसाधनों के बारे में बताया गया है कि संसाधनों का उपयोग किस प्रकार हो सकता है, हमें उसका नियोजन किस प्रकार करना है, हमें उनकी व्यवस्था किस प्रकार करनी है सही ढंग से, ताकि संसाधन क्या हो सके, हमको तो मिले ही, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी मिल सके और सही रूप में मिल सके। तो ये सभी व्यवस्था बताई गई थी। फिर इसमें बहुत से टिप्स भी दिए थे कि हमें संसाधनों की व्यवस्था इस प्रकार करनी है, हमें ये कार्य करने हैं, हमें गुणवत्तापूर्ण संसाधनों को इकट्ठा करके रखना है, उनका ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, बचाव करके रखना है। जैसे हमने पढ़ा था वो संचित कोष वाले में पढ़ा था कि हमारे पास उपलब्धता है, हमारे पास तकनीक भी है, दोनों है, लेकिन फिर भी हमने उसका क्या करके रखा है, उसको कोष बना के रखा, उसका मतलब फंडिंग करके रखा है, उसको कुल मिला के मतलब पूरी व्यवस्था बना के रखी है ताकि हम तो उसका उपयोग कर ही पा रहे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका उपयोग कर सके। तो ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल में बात होगी थी। अब फोर्थ पे आता है, एक आयोग बना था जिसका नाम था ब्रथलैंड आयोग। क्या नाम था आयोग का? ब्रथलैंड आयोग। इसने एक रिपोर्ट दी थी, आयोग बना था तो इसने एक रिपोर्ट दी थी जिसको ब्रथलैंड रिपोर्ट भी कहा जा सकता है। तो इसमें क्या, इस रिपोर्ट में भी इस रिपोर्ट में जो सबसे मेन बात की गई वो की थी सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, जो हमने सतत विकास में देखा था वही कि हम तक तो हम जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता, हमारी जो नीड है वो तो सेटिस्फाई हो, साथ में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी उसकी जो उपलब्धता है वो बनी रहे। ये इसके बाद होती है सतत विकास की। इसमें ब्रथलैंड आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो मेन बात थी, बहुत सारी बातें थी इसमें, लेकिन जो मेन थी वो क्या थी, सतत पोषणीय विकास के बारे में। फिर इसकी जो रिपोर्ट थी इसको बाद में एक प्रकाशित किया गया जिसका नाम आया था साझा भविष्य। साझा भविष्य करके एक रिपोर्ट आई थी, ये ब्रथलैंड आयोग के द्वारा दी गई, इसी में इस पर बात की गई। ठीक है, तो संसाधनों के संरक्षण के लिए हमने इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या प्रयास देखे। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में देखा। इसके तहत क्या आया था, एजेंडा 21 आया था। एजेंडा 21 में किसकी बात हो गई थी, सतत विकास की बात हो गई थी। फर्स्ट सेकंड हमने क्या देखा, क्लब ऑफ रोम में देखा। क्लब ऑफ रोम क्या एक यूनियन बना था जो जागरूकता फैलाता था कि संसाधनों का क्या करो, संरक्षण करो, संसाधनों के संरक्षण के लिए। तीसरे स्तर पर हमने क्या देखा, एक बुक आई थी जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किसकी बुक थी, शुमाकर की बुक थी, जिसमें संसाधनों के नियोजन के बारे में,
उनकी व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है, हम उसका किस प्रकार उपयोग करें ताकि हमारे आवश्यकता, हमारी जो नीड है वो तो कंप्लीट हो, साथ में जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी नीड क्या हो, कंप्लीट हो। फिर हमने देखा था ब्रटलैंड आयोग के बारे में, इसकी रिपोर्ट आई थी, क्या नाम था, साझा भविष्य। इसमें किसकी बात होती थी, सतत पोषणीय विकास की। तो कुल मिला के जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए थे वो ये है। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह होते हैं, वो कंपटीशन एग्जाम में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्लब ऑफ रोम का बहुत बार आता है। ये तो मेन इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, दोस्त आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल मतलब बुक किसने लिखी है, सुमात्र द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार हम संसाधनों का जो संरक्षण है वो देख सकते हैं। तो ठीक है, आज का एक टॉपिक है, इसमें 4 पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बात करते हैं, मृदा। दोस्तों सबसे पहले तो बात की जाती है कि मृदा होती क्या है। आप सभी ने पहले पढ़ा था कि सेल खंडों का विखंडन होता है, फिर इसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, इस प्रकार मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है, आप सभी ने पढ़ा था। ठीक है, तो मृदा यही है कि जो सेल खंड, जो चट्टानें वगैरह होती है वो टूट जाती है, फिर उसमें से क्या होते हैं, जो भी ये पशु पक्षी जो कोई मर वगैरह जाते हैं, या फिर जो कीट पतंगे होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं, फिर कोई ऐसे कीड़े होते हैं, ऐसे मतलब जीव जंतु होते हैं जो मृदा का क्या करते हैं, उसमें मतलब पूरा उसको फर्टिलाइजेशन टाइप में बना देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मृदा में जो ह्यूमस है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आज मृदा के बारे में इतना हम जानेंगे कि मृदा, पहले तो हमने जान लिया कि क्या होता है, एक जैविक कारक है। ठीक है, मतलब जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा बनने वाली ये क्रिया है, जैविक कारक। फिर हमें सबसे पहले इसमें जानना है जलोढ़ मृदा के बारे में। सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना है, जलोढ़ मृदा के बारे में, जो सबसे ज्यादा उपयोगपूर्ण है। इसमें आपको पहले मृदा के बारे में कोई बात याद रहे या न रहे, लेकिन इस मृदा के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें से हमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में, क्या होती है। ठीक है, फिर बताओ किस तरफ थे, हम बात कर रहे थे जलोढ़ मृदा के बारे में। देखिए, जलोढ़ मृदा जो बनती है वो बनती है उत्तरी भारत के मैदान में, जो उत्तरी मैदान वाला एरिया है उस मैदान में बनती है। इसमें जो मुख्य जलोढ़ मृदा बनती है वो बनती है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां मुख्य है जो जलोढ़ मृदा के निर्माण के लिए उपयोगी है। इन तीनों मृदा द्वारा जो, इन तीनों नदियों द्वारा जो गाद लाई जाती है, उस गाद के फलस्वरूप जो मृदा बनती है, उस मृदा का नाम क्या है, जलोढ़ मृदा है। और सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, या उपयोग होती है, उपयोग बोल सकते हैं हम, या उपयोग होती है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा के बारे में भी जान सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जलोढ़ मृदा कौन से एरिया में मिलती है, उत्तरी भारत के मैदान में हमें मिलती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यूपी वाला जो एरिया, यूपी, उत्तराखंड, ये वाला जो एरिया, सब इस एरिया। ठीक है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसमें जो मृदा लाई जाती है वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। फिर अब जलोढ़ मृदा के 2 पार्ट है, एक आता है बांगर, एक आता है खादर। ठीक है, बांगर का मतलब होता है पुरानी मृदा। बांगर का मतलब क्या होता है, पुरानी मृदा, जो पहले से अस्तित्व में, काफी टाइम से पहले से अस्तित्व में, इसको क्या बोलते हैं, पुरानी मृदा। जैसे क्या है कि जैसे नदियां बहती है, तो नदियां पहले क्या है, जो ऊपरी भाग था, पहले जैसे इस टाइप में, जैसे ये वाला एरिया है, जब नदियां बहती है, तो पहले जो ऊपरी भाग था उधर क्या करती थी, नदियां विक्षेपण करती थी। पहले क्या करती थी, तो ऊपरी वाले भाग में नदियां, वो जो ऊपर वाला भाग था उसमें क्या करती थी, मतलब जो चट्टान के ऊपर वाला भाग था उसमें विक्षेपण करती थी। फिर नदियों का क्या धीरे धीरे प्रवाह नीचे की तरफ होने लगा, तो विक्षेपण किधर हो गया, इधर की तरफ हो गया। तो इधर जो विक्षेपण था वो बहुत कम रह गया है, लेकिन बहुत कम है, इधर विक्षेपण क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इस कारण जो उपयोग ज्यादा है वो क्या आ गया, इधर आ गया। क्योंकि क्या है, नदियां बहती है तो धीरे धीरे क्या होता है, चट्टानें हो जाती है, वो क्या धीरे धीरे टूट जाती है। तो टूटने के कारण पहले ऊपर जमा होता था, फिर नीचे, फिर बाद में क्या होने लगा, टूटने के कारण जो जमा है, मिट्टी का जो जमा है वो क्या होने लगा, नीचे की तरफ होने लगा। इसलिए पहले जो ऊपर की तरफ मृदा का जमा होता था उसको बोलते हैं बांगर, वो बांगर मृदा है। और जो नीचे की तरफ हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, खादर। खादर मतलब नई मृदा। और खादर मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मतलब इसमें उपजाऊपन बहुत ज्यादा होता है, उपजाऊपन ज्यादा होता है। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले एरिया में जो हम जानते हैं कि मतलब जो जैसे नदियां बहती है उत्तरी वाले उत्तरी मैदान में बहती है, तो ऊपर वाले भाग में पहले जमा होता था, फिर धीरे धीरे नदियों के प्रवाह के कारण उसका जो
भाग है वो मतलब चट्टान वाला भाग है वो टूट गया, तो धीरे धीरे फिर नदियों के जो मिट्टी है उसका जमाव नीचे की तरफ होने लगा, तो जो नीचे पड़े उसको बोलते हैं खादर, और ऊपर बनी उसको बोलते हैं बांगर। और उपजाऊ कौन सी होती है इन दोनों में? ये उपजाऊ होती है, क्योंकि ये नहीं बनता है, जो अभी बनी है। जो उपजाऊपन पहले की है, तो धीरे धीरे इसमें जो उपजाऊपन इसकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में हमने पूरा देखा है क्या होता है। उत्तरी मैदान में पाई जाती है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होती है जलोढ़ मृदा, काफी उपजाऊपन होता है इसमें। ये दो प्रकार की होती है, बांगर खादर। बांगर मतलब पुरानी मृदा, जो मतलब ऊपर के ऊपर वाले भाग में बनती थी, धीरे धीरे नदियों के कारण कटाव होने लगा, तो निचले भाग में जो मृदा का जमा होने लगा उसको बोलते हैं खादर। खादर मतलब नई मृदा, इसमें ह्यूमस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आज हमने जलोढ़ मृदा के बारे में देखे। सेकंड मृदा आती है लाल व पीली मृदा। 3-4 मृदा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप ऐसे नॉर्मली पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में क्या है। ठीक है, सेकंड मृदा आती है लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा। सबसे पहले बात तो यही आती है कि ये मृदा पाई क्या जाती है, कौन से एरिया में? जैसे हमने जलोढ़ देखा, तो जलोढ़ वाली मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तरी भारत के मैदान में पाई जाती है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो ये जो लाल व पीली मृदा है, लाल व पीली मृदा है, ये कौन से एरिया में पाई जाती है? ये एरिया में जो पाई जाती है वो दक्कन का एरिया, दक्कन के जो पूर्वी और दक्षिणी भाग में, दक्कन के पूर्वी व दक्षिणी भाग में, ये दक्कन का एरिया है। दक्कन के एक तो इस तरफ वाले पूर्वी भाग में, एक दक्षिण वाले भाग में। तो दक्कन का एरिया रहता है महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, इस सारे भाग में। ठीक है, तो फिर क्या जाता है इसके दक्षिण में, इसके पूर्व में, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है इस मृदा का नाम क्या है? लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा, दोनों प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब सबसे पहली बात ये उठती है कि ये लाल क्यों है, ये पीली क्यों है? दो बातें हमें देखने को इसमें मिलती है, ये लाल क्यों है, पीली क्यों है। लाल किस कारण होती है? आग्नेय चट्टान के कारण। किसके कारण? आग्नेय चट्टान के कारण। और आग्नेय चट्टान किसके कारण होती है? ज्वालामुखी ऊर्जा के कारण। तो ज्वालामुखी क्या होती है? उसमें होती है तो मतलब एक ज्वलन प्रक्रिया होती है, सब रेड रेड होता है। तब क्या होता है? रेड रेड होता है, क्योंकि आग जैसे लगती है, तो आग लगती है उस टाइप में ज्वालामुखी बनती है। तो आग कैसी होती है? आग का कलर कैसा होता है? रेड टाइप की होती है। इस कारण वहां पर जो भी मिट्टी पाई जाती है वो कैसे हो जाती है? रेड हो जाती है। सेकंड है पीली मृदा। पीली मृदा देखना आप, मतलब पहले एक मिट्टी लेना, मिट्टी में एक मतलब कोई बर्तन वगैरह लेना, मिट्टी लेना, फिर इसमें पानी डालना, कम से कम 7-8 दिन तक उसको रखना। फिर आप उसका कलर देखना, कलर थोड़ा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो में कैसा दिखेगा? मृदा का कलर कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा। तो जो येलो मृदा किस कारण होती है? जल योजन के कारण होती है। किसके कारण? जल योजन के कारण। मतलब जिस भी मृदा में जल की मात्रा ज्यादा समय तक रहती है, उस कारण उस मृदा का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो जल योजन के कारण ये पीली मृदा होती है। तो लाल मृदा में देखा आग्नेय के कारण होती है, आग्नेय चट्टान पाई जाती है उस कारण। और पीली मृदा किसके कारण होती है? वहां पर जल योजन, उस मृदा में क्या है? जल की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा समय तक जल की मात्रा रहने के कारण उसका कलर कैसा हो जाता है? पीला कलर हो जाता है। ठीक है, हमने लाल और पीली मृदा देखी। कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। फिर हमने देखा जो ये दक्कन वाला एरिया है इसका दक्षिणी और पूर्वी भाग में। फिर लाल मृदा लाल की होती है, आग्नेय चट्टान के कारण लाल होती है। पीली मृदा पीली की होती है, जल योजन के कारण पीली होती है। तो हमने ये दोनों कारण देखे। अब हम बात करेंगे काली मृदा के बारे में। अभी हम बात करेंगे काली मृदा के बारे में। काली मृदा क्या होती है, कौन से एरिया में पाई जाती है और कौन सी फसल के लिए उपयोगी है काली मृदा? काली मृदा, फर्स्ट ऑफ ऑल काली मृदा को रेगिर मृदा भी कहते हैं। एक नाम आप याद रखना, रेगिर मृदा। जहां पर भी रेगिर मृदा दिखे इसका मतलब काली मृदा के बारे में बात होती है। काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगिर मृदा भी कहते हैं। अब काली मृदा कौन से एरिया में पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है तो महाराष्ट्र के एरिया में, एक पाई जाती है गुजरात में, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश वाले एरिया में पाई जाती है। लेकिन इन दो एरिया में मुख्यतः पाई जाती है, गुजरात में और महाराष्ट्र में काली मृदा। जो काली मृदा है इसमें जो मुख्य तो होता है, जो काली मृदा में मुख्यतः किसकी खेती होती है? कपास की। कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है काली मृदा। तो काली मृदा में केवल इतना सा आप याद रखिए कि काली मृदा को रेगिर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जो उपयोगी है काली मृदा, वो किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए। कपास की खेती के लिए मृदा बहुत उपयोगी है। और कपास के बहुत मतलब इसके कृष्ण में भेज जाते हैं कि मतलब कपास के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? काली मृदा। काली मृदा में मुख्य कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल जाते हैं। तो काली मृदा में इतने आपको बस ये याद रखना कि रेगिर मृदा कहते हैं
महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है और कपास के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटेराइट मृदा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटेराइट मृदा के बारे में। देखो लेटेराइट मृदा की एक खास बात क्या होती है, ये मृदा एक ऐसी एरिया में पाई जाती है जहां पर तापमान भी ज्यादा रहता है और बारिश भी ज्यादा होती है, दोनों फैक्टर। जहां पर तापमान भी क्या रहता है, तापमान भी हाई रहता है और जो वर्षण होता है, जो बारिश होती है वो भी क्या रहती है, हाई रहती है, दोनों एरिया। और ये स्थितियां कौन से एरिया में हो सकती है, ये स्थितियां हो सकती है उष्णकटिबंधीय वाले एरिया में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये स्थितियां हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो लेटेराइट मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वाला जो एरिया है उसमें पाई जाती है। अब इसका जो मुख्य होती है हमारे भारत में, ये जो होती है, ये होती है भारत में दक्षिणी भाग में होती है। भारत में क्या होती है, ये दक्षिणी भाग में होती है, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो भारत में कौन से एरिया में होती है, दक्षिणी भाग में होती है, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इस वाले। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा उपजाऊ उसमें जो होता है, एक बात इसमें ह्यूमस होता है, ह्यूमस की मात्रा बिल्कुल कम होती है, ह्यूमस नहीं होता है, मतलब ज्यादा इसमें उपजाऊ उत्पन्न नहीं होता है लेटेराइट मृदा। एक इसमें जो मुख्य मतलब जहाँ पर इसमें जो फसल उगाई जाती है वो होती है चाय, कॉफी, इस प्रकार की जो फसलें उसमें उगाई जाती है। अब जो लेटेराइट मृदा उसका भी एक अलग बात होता है, लेटेराइट मृदा में एक आती है लाल लेटेराइट मृदा। क्या आती है, लाल लेटेराइट मृदा, जो दक्षिण वाले भाग में पाई जाती है। इसमें जो होता है, इसमें जो मुख्य फसल उगाई जाती है वो होती है काजू। काजू के उत्पादन के लिए जो लाल लेटेराइट मृदा है वो किसके लिए उपयोगी है, काजू के लिए उपयोगी है। तो लेटेराइट मृदा में आपको क्या बात याद रखनी है, इसमें डाल ऐसी मृदा जो कहाँ पर पाई जाती है, तो तापमान हाई होता है और वर्षण, दोनों स्थितियां, ठीक है, एक नहीं दोनों, तापमान भी हाई होना चाहिए और वर्षण भी होना चाहिए, तो दोनों स्थितियां होती है वहां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। चाय कॉफी के लिए उपयोगी है, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है और जो लाल लेटेराइट मृदा होती है वो काजू के लिए उपयोगी होती है। बस लेटेराइट मृदा में आपको इतना याद रखना है। तो ठीक है, हमने किसकी कौन कौन सी मृदा के बारे में पढ़ा, हमने जलोढ़ के बारे में पढ़ा सबसे पहले, फिर हमने लाल मृदा के बारे में पढ़ा, फिर हमने पीली मृदा के बारे में पढ़ा, फिर हमने काली मृदा के बारे में पढ़ा, फिर हमने लेटेराइट मृदा के बारे में पढ़ा। तो आपको जो छोटे छोटे जो पॉइंट है उसको याद रखना है ताकि आपका पूरा एक तैयार हो जाए कंसेप्ट, अगर कोई मृदा से रिलेटेड आए तो उसमें लिख सको ये। ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वैसे ये जो पहला अध्याय था संसाधन और विकास, ये कंप्लीट हो गया है, कल हम सेकंड वाला स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको एक बार वापस मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा था, संसाधन। संसाधन क्या होता है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। फिर हमने संसाधनों के क्या देखे, प्रकार देखे, उत्पत्ति के आधार पर देखा, स्वामित्व के आधार पर देखा, और किसके आधार पर देखा, जो मतलब भंडारण होता है उसके आधार पर हमने देखा, और हमने देखा था मतलब जो निजी स्थितियां होती है उसके आधार पर हमने देखा। ठीक है, और सेकंड में फिर हमने देखा था, सबसे पहले हमने किसमें एक तो देखा था स्वामित्व के आधार पर, मृदा के प्रकारों को स्वामित्व के आधार पर हमने देखा था, उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा था, समापत्यता के आधार पर देखा था, विकास के स्तर के आधार पर देखा था। ये चार प्रकार हमने देखे थे। फिर हमने देखा था पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में देखा था, फिर एजेंडा 21 के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हुए, तो क्या प्रयास हुए। सबसे पहले हमने देखा पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में, एजेंडा 21 के बारे में देखा, फिर हमने देखा क्लब ऑफ रोम के बारे में देखा, फिर हमने देखा स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक के बारे में देखा, फिर हमने देखा ब्रथलैंड आयोग के बारे में देखा, फिर हम मृदा के बारे में देख रहे थे तो हमने सबसे पहले जलोढ़ मृदा के बारे में देखा, फिर हमने देखा लाल और पीली मृदा के बारे में देखा, फिर काली मृदा के बारे में देखा, फिर लेटेराइट मृदा के बारे में देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।